हाँ भाई, देखिए कल हमने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको समझा दिया था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, डाउटफुल कंडीशन में डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल के लिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको समझा दिया। क्या था इसका? हाँ, फॉर्मूला क्या बताया था? जब भी कभी आपसे पूछा जाए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई, ये कब है? जब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन, बोलो, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच अपॉन 4 पाई। लेकिन इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किसके इक्वल है? मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम, एम को हम इधर ला सकते हैं और डेल्टा एक्स और डेल्टा वी एक्स। तो दो तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सुन लीजिए भाई। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल में आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछेगा तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी देखे चल, या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या मोमेंटम पूछेगा तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन देखे चल। मास आपको पता होता है, पार्टिकल्स का मास दिया जाएगा, एच आपको याद है, पाई आपको याद, तो हो जाएंगे न्यूमेरिकल। अब एक बात याद रखना, जब आप इस पार्ट के न्यूमेरिकल करते हो, कभी कभी वेलोसिटी देता है और उसमें एक्यूरेसी देता, याद रखना, वेलोसिटी देगा और एक्यूरेसी देगा, तो अनसर्टेनिटी डायरेक्ट नहीं देगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी हो, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी आपको निकालना है, क्या करना है? वेलोसिटी इनटू एक्यूरेसी, वेलोसिटी और एक्यूरेसी की मल्टीपल कर, और कुछ। तो वो अलग से एक्यूरेसी और वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी इतनी है और उसमें एक्यूरेसी इतनी, 2%, 3%। तो आप एक्यूरेसी और वेलोसिटी की मल्टीपल कर देना, उससे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, ये ध्यान रखें। चलिए अब इससे आगे लिखना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं मिलता, मैंने कल आपको बताया भी था, वो वेरिफिकेशन हमें पढ़ना। अच्छा, साथ साथ आपको बताया था ये प्रिंसिपल भी किस पे वर्क करता है? सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रो पे ये भी वर्क नहीं करता। तो लिखिए, चलिए पहले लिखिए, एक प्रॉब्लम आती है, why electron cannot exist cannot exist why electron cannot exist in the nucleus। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता? सुन लो भाई, अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर पार्टिकल मान लें, ध्यान दो जरा जो हमने पढ़ा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर पार्टिकल मान लें तो बता सकते हो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी? देखो, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर ऑर्बिट्स है, एटम का डायमीटर कितना था? डायमीटर ऑफ एटम अप्रोक्सीमेट था 10⁻⁻10 मीटर, और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर पार्टिकल मान लें, ये मान लें वो न्यूक्लियस में है, तो बताइए उसकी पोजीशन क्या होगी इस साइज के अंदर हो? भाई अगर इलेक्ट्रॉन को आप न्यूक्लियर पार्टिकल मानोगे
तो उसकी पोजीशन क्या होगी? कोई पूछे बताइए कहाँ है, तो हम कहेंगे 10⁻⁻15 मीटर के अंदर है, यही तो होगी। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी? 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर? अब ये लाइन लिखेंगे, इफ सपोज इलेक्ट्रॉन इज ए न्यूक्लियर पार्टिकल देन द पोजीशन ऑफ, या अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? इतनी है। अब अगर हम अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल लगाए और डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू, जब न्यूमेरिकल करते हो तो इक्वल करना है, सुन लो जरा, जब आप न्यूमेरिकल करते हो इक्वल करोगे, और वैसे कोई पूछे तो वहां आपको ये लिखना ही है कि डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल h/4πm। वैसे तो ये है, जब न्यूमेरिकल करोगे तो इक्वल रखोगे 4πm। अब इसमें वैल्यू पुट कराइए, डेल्टा एक्स कितना है बोलो? 10⁻⁻15। डेल्टा वी निकालना है, h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 4 पाई 3.14 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। अब अगर मैं आपसे डेल्टा वी की बात करूं, जरा डेल्टा वी पावर में बता दो क्या है, बस सिर्फ पावर, एग्जैक्ट वैल्यू। ये 15 नीचे जाएगा तो 15 और 31 कितनी होगी? 46। ऊपर 34 है तो 12 बचेंगी। कहाँ बचेंगी? नीचे 12, कैसी? माइनस की, ऊपर जाकर प्लस की 12, तो यानी कि 10⁻12 हो जाएगा। अब इन्हें भी कैंसिल कर लो, ये 6 है, इससे अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स, 2 से ये 4 2 टाइम्स, तो नीचे 2 आ गया, 2 और 9 अप्रोक्सीमेट 20 मान लो। अब 20 से अगर हम ऊपर 100 को डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट 5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड आ रहा। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी हुई इलेक्ट्रॉन की बोलो? अप्रोक्सीमेट, आइडिया से बता, 5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तब रह सकता है जब उसकी स्पीड इतनी, और आप सभी को पता है यूनिवर्स के अंदर सबसे फास्ट कौन चलता है? लाइट। और वो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई इतनी तो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, सबसे फास्ट लाइट है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? उससे भी ज्यादा, जो पॉसिबल नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तब रह सकता है जब उसकी स्पीड इतनी हो, और आप कहोगे ये पॉसिबल नहीं, सबसे ज्यादा तो स्पीड लाइट की होती है, और ये लाइट से भी ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, ये ध्यान रख। तो चलिए इसको लिखना है, लिखिए, लिखो भाई। सपोज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, सपोज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, सपोज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, comma the uncertainty in the position of electron, the uncertainty in the position of electron the uncertainty in the position of electron is of the order of, is of the order of, बोलो भाई कितनी होगी? 10⁻⁻15 मीटर। ये तो क्लियर हो गया क्यों माना ये साइज उसका ये होगा, भाई न्यूक्लियस का साइज जो है उसी में तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो पोजीशन क्या होगी? 10⁻⁻15 मीटर। आगे लिखिए, आगे लिखिए, फुल स्टॉप करके, द अनसर्टेनिटी in the velocity of, the uncertainty in the velocity of electron, the uncertainty in the velocity of electron
इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब ये कैलकुलेट करो, नीचे वाली तीनों लाइन लिखनी है और एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है यहाँ कितनी आई। लिखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। जब हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है डेल्टा वी की 5.77 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्या ये वेलोसिटी पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन को इतनी स्पीड हो सकती है? नहीं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट सही होगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा कि यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की है, वो गलत हो जाए क्योंकि इसकी स्पीड उससे ज्यादा आ रही। नोट कर लो। लिखिए, हो गया, लिखिए आगे। दिस वैल्यू इज मच हायर, दिस वैल्यू is much higher, this value is much higher than the velocity of light, than the velocity of light, which is not possible, which is not possible, which is not possible। समझ में आ गया? जो पॉसिबल नहीं है। आगे लिखिए फुल स्टॉप। Hence the electron cannot exist in the nucleus, hence the electron cannot exist in the nucleus, hence the electron cannot exist in the nucleus। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे लिखते हैं इसके बाद। ओके, नेक्स्ट हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोलो भाई क्या सिग्निफिकेंस है? अभी बताया किस पे वैलिड है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये कह सकते हो, लिखिए इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। बस एक लाइन ये लिखी। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर microscopic particles, it is applicable only for microscopic particle। मैक्रो पे ये वर्क नहीं करता, ये चीज ध्यान। किसी भी मैक्रो का एग्जांपल ले सकते हो, बॉल वगैरह कुछ भी ले लीजिए कि अगर बॉल या कार वगैरह की हम पोजीशन निकाल लें तो वेलोसिटी कितनी आएगी, तो जब उसकी वैल्यू निकालोगे तो बहुत ही कम आएगी जो पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइप से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते। अब देखिए भाई, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। मैं पहले एक दो न्यूमेरिकल आपको इन दोनों, एक तो दे ब्रोगली इक्वेशन थी उससे रिलेटेड और एक इससे रिलेटेड, पहले एक दो न्यूमेरिकल करा दूं। और याद रखना, फिर कह रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आपको जो आते हैं वो इन्हीं पार्ट से हैं। और पहचान क्या है, कल मैंने आपको समझाया भी था, इनमें तो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी कभी कहीं और यूज नहीं होगा। तो जिस न्यूमेरिकल में अनसर्टेनिटी आ जाए हाइजेनबर्ग लगेगा। क्लियर है? और वेवलेंथ का कल मैंने रूल बता दिया था, काइनेटिक एनर्जी मास वेलोसिटी क्या देगा उसके हिसाब से आपको सोल्व। तो एक दो प्रॉब्लम करके देख लो, थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी। लिखिए जरा, लिखिए। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
प्रॉब्लम लिखिए, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 की पावर -31 kg, 31 kg लिखिए जरा। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, कैलकुलेट द uncertainty in its velocity, calculate the uncertainty in its velocity if the uncertainty in the position, if the uncertainty in its position, the uncertainty in its velocity पूछी है, if the uncertainty in its position is of the order of plus minus 10 picometer। बोलो, देखो कैसे करेंगे। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी, इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो कौन सी कंडीशन यूज करोगे, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये पिकोमीटर में है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है लिखा हुआ है के लिए, तो डेल्टा एक्स कितना है, 10 पिकोमीटर। पिको का क्या करोगे बोल, मीटर बना दें, तो 10 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, यानी कि 10 की पावर 11 मीटर। अब फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी h/4 पाई m, 10 की पावर -11 डेल्टा वी 6.626 इंटू 10 की पावर -34, 4 इंटू 3.14 इंटू m, मास कितना है बोल, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, डेल्टा वी आ गया भाई। वेलोसिटी कितनी आ गई बोलो, तो वेलोसिटी इन इट्स पोजीशन इज कितनी आ गई बोलो, 5.76 इंटू 10 की पावर, यहाँ तो 6 दे रखा है नहीं, करके देख लो कोई बात, जो भी वैल्यू। बोलो हार्ड तो नहीं न्यूमेरिकल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी थी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आराम से सोल्व हो जाए। फॉर्मूले इसी वजह से कह रहा हूं मैं, इनमें सिर्फ फॉर्मूलों का रोल है, जिसे फॉर्मूले याद है और MKS को फॉलो करेगा हमेशा सही है। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड न्यूमेरिकल, ए प्रोटॉन इज, लिखो भाई, ए प्रोटॉन इज accelerated to a velocity a proton is accelerated to a velocity of 3 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। if the velocity can be measured with a precision of 'of plus
माइनस 0.5%. Calculate the uncertainty in its position. बोलो। एक प्रोटॉन है जिसकी वेलोसिटी 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। इसकी वेलोसिटी में प्रिसीजन या एक्यूरेसी कितनी है बोलो? 0.5% कम ज्यादा हो सकती है, यानी कि इस कंडीशन में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है। तो देखो एक मिनट सुन लो, मैंने आपसे कहा था अगर वेलोसिटी अलग दी हो, ये वेलोसिटी है, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, बोलो स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ क्या कहीं कोई अनसर्टेनिटी वर्ड है? क्या लिखा है? इफ ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड टू ए वेलोसिटी ऑफ दिस, तो वेलोसिटी दी है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या चाहिए? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? अगर वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी इनटू एक्यूरेसी या प्रिसीजन। तो यहाँ प्रिसाइज दे रखा है, एक्यूरेसी या प्रिसीजन। बोलो वेलोसिटी है 3 × 10⁻⁷ और प्रिसीजन कितना है बोलो? 0.5%। परसेंट हटाओ, 100 नीचे आ जाए। कितनी वैल्यू आई बोलो? 1.5 × 10⁻, 1.5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो आ गया देखो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब जैसे ही अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ गया, आप पोजीशन में निकालो। बोलो भाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल h/4πm। सारी वैल्यू आपको पता है। डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वी कितना हुआ? 1.5 × 10⁵ h 6.626 × 10⁻⁻34 4 पाई है 3.14 और m कितना है? मास। बोलो मास किसका लेना है? प्रोटॉन का, जो आपको याद है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। एम के एस को यूज कर। बताइए भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कितने मीटर आ जाए? ये थी प्रॉब्लम नंबर 8। 2.11 10⁻⁻13 मीटर। अब बताइए भाई, ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बस दो ही तरीके के हैं, जब वेलोसिटी अलग देगा या डायरेक्ट अनसर्टेनिटी देगा। या मोमेंटम दे सकता है या मोमेंटम पूछ सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो और कुछ नहीं बस। अब चलिए दे ब्रोगली से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम करके देख लें। दे ब्रोगली रिलेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं? सेकंड लिखिए। लिखिए भाई, ऐसे प्रॉब्लम आती है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन। लिखिए जरा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी, हैविंग काइनेटिक एनर्जी, हैविंग काइनेटिक एनर्जी 5 × 10⁻⁷J। काइनेटिक एनर्जी दी है, वेवलेंथ पूछी है, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगे? मैंने कहा था फॉर्मूले पढ़ के आना। तो आपको पता है डायरेक्ट लैम्डा इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m
काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू लैम्डा आपको निकालना है। h 6.626 इंटू 10⁻34 √2। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 10⁻⁻27। बस आप लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो। लेमडा कितना आएगा? फोर्थ का आंसर है 1.67 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। बताओ अगर न्यूमेरिकल में कहीं कुछ हार्ड लगा हो। सिर्फ वैल्यू तो पुट करी, फॉर्मूले की कौन सी फॉर्म यूज होनी है और वैल्यू क्या लगे। नेक्स्ट लिखिए। कैलकुलेट द, लिखो बच्चों, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल which has a de Broglie wavelength of 1 angstrom। बोलो, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विच हैज ए दे ब्रोगली वेवलेंथ। बताओ कौन सी फॉर्म लगाओगे फॉर्मूले में? लैम्डा इजिकल टू किसके इक्वल है? बोलो, एच अपॉन मोमेंटम। एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम पूछा है, वेवलेंथ दी, तो बोलो मोमेंटम कितना है? एच अपॉन लैम्डा। एच है 6.626 इंटू 10⁻34। हाँ, लैम्डा आपको पता है, एमकेएस मत छोड़ना पूरे चैप्टर में। बोलो कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के मीटर बनवाओ। 10⁻⁻10 मीटर। आंसर आ गया 6.626 इंटू 10⁻⁻14, सॉरी 24। क्या होता है? इसकी यूनिट पता है मोमेंटम की? बोलो, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट है केजी और वेलोसिटी की किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। बोलो कोई प्रॉब्लम हो जाएंगे? अब बताइए भाई, देखो आप सब न्यूमेरिकल आप इसमें कर सकते हो जितने करना चाहो तो। अब एक दो मैं डिफरेंस आपको लिखाना चाहता हूं, कभी कभी पूछ लेते हैं। और अब हमें ऑर्बिटल्स ही पढ़ने हैं और कुछ नहीं। पहला डिफरेंस लिखिए, दो डिफरेंस लिखा दो, वरना कुछ बच्चे कहते हैं कि पेपर में डिफरेंस आ गया हमसे लिखा नहीं गया। वो लिखना है आपको, लिखिए जरा डिफरेंस बिटवीन। और देखो एक बात सुन लीजिए, जितने मैंने प्रॉब्लम करा रखी, अगर आपने फॉर्मूले सही पढ़ रखे और उन्हीं को कर लो तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर में, कोई दिक्कत। लेकिन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो। सिर्फ क्वांटम नंबर छोड़ देना और कुछ नहीं छोड़ना। टोटल प्रॉब्लम कर सकते हो, ये बात है। एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आपसे नहीं होगी। सिर्फ मैंने बताया दो जगह को छोड़, क्वांटम नंबर्स को छोड़कर सारा पूरे एनसीईआरटी कर सकते। एग्जाम्पल तो कम से कम कर लेना। जो सबसे पहले एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं आपके एग्जाम। जो मिड टर्म वगैरह होंगे इनमें एग्जाम्पल बहुत देते, या जो आपका नेक्स्ट मंथ टेस्ट है उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल सबसे ज्यादा दीजिए। तो एग्जाम्पल कर लो, और जो आपको मैं ये करा रहा हूँ बीच बीच में क्वेश्चन इन्हें कर दीजिए, पूरे मार्क्स आएंगे, कहीं कुछ बाहर नहीं है। चलिए भाई डिफरेंस लिखते हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन, और जल्दी लिखो जरा, दो एक एक दो दो पॉइंट लिखने, क्वांटम एंड फोटोन। लिखिए जरा। लिखिए क्वांटम
the smallest packets of energy, the smallest packets of energy the smallest packets of energy the smallest packets of energy is called quantum, is called quantum. आगे लिखिए फुल स्टॉप. इन केस ऑफ लाइट, in case of light, in case of light, comma, the smallest packets of energy, in case of light, comma, the smallest packets of energy is called photon. दूसरा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव. एक नंबर के हिसाब से याद रखना है, 2 पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है. हाँ भाई, डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव. हमने डुअल नेचर पढ़ी, तो डुअल नेचर में पार्टिकल और वेव दोनों नेचर आती हैं. तो अगर कोई आपसे पूछता है वेव और पार्टिकल में डिफरेंस बताओ, तो क्या है? बोलो भाई डिफरेंस. 2 पॉइंट बहुत हैं, ये ध्यान रखना. पार्टिकल में लिखना है मेजर और वेव. पहला पॉइंट दोनों बता सकते हो भाई, पार्टिकल और वेव में डिफरेंस. पार्टिकल उस स्पेस को ऑक्युपाई करता है जहां होता है, लेकिन वेव अगर कहीं है तो वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती. आपको पता है एक ही जगह सेम टाइम 2 पार्टिकल्स नहीं आ सकते. क्यों? क्योंकि पार्टिकल स्पेस ऑक्युपाई करता है. मान लीजिए ये मार्कर हमने यहां रख दिया, इसमें अब इस जगह इस टाइम पर दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता. लेकिन वेव क्या होती है? वो को एग्जिस्ट हो सकती. 2 वेव एक ही साथ आके एक जगह एक बन जाती, तो यानी कि वे को एग्जिस्ट होती हैं. तो कंडीशन है. ये 1-2 पॉइंट हम इनमें लिखने हैं कि ये लोकलाइज होती है, ये लोकलाइज नहीं होती. इन्हें हम एक जगह जहां कोई पार्टिकल आ चुका वहां दूसरा पार्टिकल उस टाइम पे नहीं आएगा. यहाँ एक से ज्यादा वेव एक साथ को एग्जिस्ट हो सकती हैं. तो 1-2 पॉइंट लिखिए जरा. पार्टिकल, ए पार्टिकल ऑक्युपाई, ए पार्टिकल ऑक्युपाई a well defined position in space. A particle occupy a well defined position in space. क्लियर है? ये well defined position है. That is, आगे लिखिए, that is a particle is located, या ऐसे लिखो, a particle is localized, localized in space. यानी कि स्पेस में लोकलाइज होता है, एक जगह लोकेशन फिक्स हो. इसमें लिखिए वेव का पहला, a wave is spread out in space. A wave is spread out in space. यानी कि ये स्पेस में फैल जाती. आपको पता है इससे लाइट आ रही पूरे रूम में फैल, तो स्प्रेड आउट है. आगे लिखिए, एंड ये लिख लिया, ए वेव इज स्प्रेड आउट इन स्पेस एंड इट इज डीलोकलाइज इन स्पेस. इन स्पेस, ये स्पेस में डीलोकलाइज अपनी यानी कि लोकेशन अलग अलग आती है, इसकी फिक्स नहीं होती. सेकेंड, बस लिखिए इसमें, particles do not interfere, particles do not interfere. ये लिख सकते हो, waves interfere. अब आप कहोगे इंटरफेयर का मतलब क्या है? यही मतलब है
कि जहां एक पार्टिकल आ चुका है वहां उस टाइम पे दूसरा पार्टिकल नहीं आता, यानी कि दूसरा पार्टिकल उसे इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन वेव को एग्जिस्ट हो सकती है। जहां एक वेव है वहां दूसरी वेव आ सकती है, तीसरी आ सकती है उसी सेम प्लेस। तो ये इंटरफेरेंस फिजिक्स का टॉपिक है, वहां पढ़ो। बस 2 पॉइंट काफी हैं, अगर एक नंबर में आ जाए तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव्स। हाँ भाई, मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें डिफरेंस बताना। देखो आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, ध्यान रखना भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं, बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। आप सबको पता है वे वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ हमने लगाए हों, साथ साथ वेव की डायरेक्शन के भी वो परपेंडिकुलर हों, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और डायरेक्शन ऑफ वेव्स, तो उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती। फिर हमने पढ़ा था इसे प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं, तो इसके तो 3 पॉइंट होगी। ऐसे इधर पढ़ सकते हैं मैटर वेव्स क्या है। मैटर वेव्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। दूसरा, इनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है और इन्हें आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए। मैटर वेव का एग्जांपल है साउंड। साउंड वेव्स मैटर वेव्स होती है। अगर कहीं भी वैक्यूम आ जाए तो साउंड ट्रांसफर नहीं होता। जैसे आपको पता है कि स्पेस में बहुत सारे, ये कह सकते हैं कि जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं ये आपस में टकराते भी रहते हैं, ब्रेक भी होते रहते हैं, लेकिन उनके साउंड्स वगैरह यहाँ तक नहीं पहुंचते। क्यों नहीं आता? क्योंकि बीच में स्पेस, उस बेस पर है और कुछ। तो चलिए एक एक दो दो पॉइंट लिख लें, अगर पेपर में आ जाए तो लिखिए जरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहला पॉइंट बहुत जल्दी लिखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद electromagnetic waves are associated with electric and magnetic field electromagnetic waves are associated with electric and magnetic field comma perpendicular to each other, थोड़ा जल्दी लिखो, perpendicular to each other and to the direction of propagation and to the direction of propagation, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और डायरेक्शन के। इधर लिखिए मैटर वेव का पहला पॉइंट, मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड matter waves are not associated with electric and magnetic field with electric and magnetic field। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लिखो भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सेकंड पॉइंट, they do not require any medium for propagation, they do not require any medium for propagation, they do not require any medium for propagation, they do not require any medium for propagation। इसमें लिखिए they require medium for their propagation। second point, they require medium for their propagation। इसके बाद तीसरा पॉइंट, हाँ भाई देखिए, they travel with the same speed, they travel with the same speed
एज दैट ऑफ लाइट दे ट्रेवल विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते। इनकी स्पीड क्या होती है, क्योंकि लाइट तो सबसे तेज है, उससे कम होगी। लिखिए, दे ट्रेवल विद लोअर स्पीड लिखिए, लास्ट फोर्थ पॉइंट और लिख लीजिए, देयर वेवलेंथ, लिखो, देयर वेवलेंथ इज गिवन बाय, देयर वेवलेंथ इज गिवन बाय, इसमें वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है c अपॉन न्यू, इधर लिखिए, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सिर्फ वेव कैरेक्टर। आगे लिखिए, देयर वेवलेंथ इज गिवन बाय h अपॉन mv, यानी कि दे ब्रोगली वेवलेंथ। अब सुन लीजिए भाई, देखिए, जैसे एचडी वाले कह रहे हैं कि इनका क्वांटम नंबर से पहले आएगा, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम नंबर ही पढ़ने जा रहे हैं, और इससे हम आगे अब शुरू कर दें। और अब देखिए, मेनली मैं कह रहा हूँ, ये भी फिजिकल पार्ट था इस चैप्टर। अब हमें थ्योरेटिकल पार्ट शुरू होगा इस चैप्टर का, सिर्फ थ्योरी है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन बिल्कुल बेसिक है। हर बच्चे को टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अब तक आप क्या जानते हो, सुन लो। आप ये जानते हो, सुन लो जरा भाई, आप सभी बच्चे ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में घूमता है, नहीं? सुन लो जरा, एक मिनट यार, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है, आपको सिर्फ इतना पता। अगर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो ये सर्कुलर पाथ ऐसा नहीं होता जैसे हमने बना। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल नेचर होती है, और डुअल नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ना घूमकर 3D में घूमता। वो 3D में कैसे घूमता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की स्पिन सिमिलर टू अर्थ होती, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। एक तो ऑर्बिटल मोशन करता है और अपनी एक्सिस पे घूमता है, बिल्कुल सेम अर्थ की जगह इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, और कुछ नहीं, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ऑर्बिटल मोशन करेगा, साथ साथ एक्सिस मोशन करेगा। अब एक बात बताइए, अगर कोई एक्सिस मोशन अपना जहां है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो ऑर्बिटल मोशन भी, एक्सिस मोशन भी, और इसके अंदर वेव नेचर हो। वेव नेचर का मतलब है जब ये ऐसे घूम रहा है तो अंदर बाहर होते हुए चल रहा है, फिर जब ये ऑर्बिटल में घूम रहा है फिर वहां वेव कैरेक्टर से चल रहा है, तो इसका मोशन 3D में चला जाता है। भाई कोई चीज मान लीजिए अपनी एक्सिस पे घूमना है, एक्सिस पे घूमना समझ में आ जाता है, एक्सिस पे घूम रहा है, लेकिन वेव की तरीके से घूम रहा है, तो एक्सिस पे घूमना भी है और वेव की तरीके से अंदर बाहर भी होते रहना है। फिर ऑर्बिटल में घूमना है, और ऑर्बिटल में भी वेव कैरेक्टर फॉलो करना है, कभी पास आना है, कभी दूर जाना है, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है 3D में चली जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस प्लेस पर होता है 3D में, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो ये एक एडिशनल टर्म्स आती है ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल है 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो ऑर्बिटल। अब ये पहले तो हमें ऑर्बिटल समझने हैं, कल ऑर्बिटल क्या है, फिर ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, ग्रुप बनाएंगे, उन्हें कहेंगे हम सब ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिटल का ग्रुप सब ऑर्बिट, कहीं 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, कहीं 7 मिलेंगे, कहीं 9 ऑर्बिटल मिलेंगे, वे ग्रुप बनेंगे, उन ग्रुप को कहेंगे हम सब ऑर्बिट। फिर सब ऑर्बिट मिलेंगी, तब जाकर ये सर्कुलर ऑर्बिट बने। तो यानी कि जो हम ये देखते हैं कि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसके अंदर सब ऑर्बिट है, उन सब ऑर्बिट के अंदर सब उनके अंदर ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन। तो कल हमें ऑर्बिटल से शुरू करना है, और अगर ये ऑर्बिटल वाले कॉन्सेप्ट हमें अच्छे आ गए, तो 3rd चैप्टर 4th चैप्टर यानी कि जो बेसिक केमिस्ट्री है वो अच्छी हो जाए। तो ये ऑर्बिटल क्या होते हैं कल हमें यहीं से सीखना है, और अब सारा अंडरस्टैंडिंग टॉपिक बच रहे हैं, इसके थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल कोई। न्यूमेरिकल की मैंने काफी प्रैक्टिस आपको करा दी, इस चैप्टर की तैयारी कर लेना सही तरीके से।